चलो देखो, जो 11th क्लास का इकोनॉमिक्स है इसमें 2 पार्ट है और 12th के इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट होता है। ठीक है, हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 11th लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा साथ में लिख लेना। 11th के इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट है, एक तो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। वहीं पर 12th के इकोनॉमिक्स में भी 2 पार्ट है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, एज यूजुअल ये भी 80 मार्क्स का होता है और ये भी 80 मार्क्स का होता है, 20-20 मार्क्स तो तुम्हारा प्रैक्टिकल्स होता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें से 40 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स 40 का। 12th में वही मैक्रो तुम्हारा है 40 मार्क्स का और ये है अगेन 40 मार्क्स। ठीक है, माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स में आपस में कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये दोनों में आपस में कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग 40-40 मार्क्स का पेपर है। तुम ये सोचकर चलो, एग्जाम एक ही साथ होगा, दोनों इकोनॉमिक्स के अंडर ही आता है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, 40 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स। 12th में जब जाएंगे माइक्रो के जगह कौन आ जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा और स्टैटिस्टिक्स के जगह इंडियन इकोनॉमी आ जाएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के जगह आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी। 11th और 12th का इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ लेना देना है। हाँ, स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमी में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन माइक्रो और मैक्रो में बहुत कुछ लेना देना। ठीक है, तो तुम लोगों को 11th में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ना पड़ेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारा काम बनेगा आगे। ठीक है, अब एक मिनट, हाँ बाकी लोग आ रहे हैं, आ जान दो। गुड इवनिंग, बैठो। गुड इवनिंग, बैठो। गुड इवनिंग। कहाँ कहाँ पे पढ़ रहे हो, कहाँ पे लिए हो एडमिशन? एडमिशन कहाँ लेने का प्लान हुआ है? संस्कार, तुम सब पांचों संस्कार, तुम भी संस्कार सब? तुम्हारा कंफर्म नहीं है, हाँ पापा बोल रहे थे। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स पढ़े हो थोड़ा मोड़ा, अभी तक स्टार्ट किए, स्कूल जा रहे हो? माइक्रो मैक्रो, मैक्रो तो 12th में। हाँ वही डिफरेंस बिटवीन बता दिए हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा मोड़ा बताए हैं। ठीक है, देखो हम लोग शुरू किए थे जस्ट अभी और समझ रहे थे कि 11th में क्या है और 12th में क्या है और दोनों के बीच के इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है। ठीक है, देखो ना, 11th इकोनॉमिक्स और 12th इकोनॉमिक्स, 11th में 2 पेपर है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स का और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स का। आदवी का तुम्हारा कौन सा स्कूल है? संस्कार, चलो ठीक है, टाइप करके बताना। ठीक है, हाँ तुम्हारा कौन सा स्कूल? स्कूल संस्कार, चलो वेरी गुड। देखो तो कॉमर्स के लिए प्राय मतलब मेजॉरिटी लोग संस्कार जा रहे हैं, है ना? देखो 11th क्लास में हमारा 2 पार्ट है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स और 12th में भी 2 पार्ट है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक्स। कॉपी निकाल लो, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक्स लिखेंगे आज, बेसिक्स समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखो 11th में 80 मार्क्स का पेपर होता है, 12th में भी 80 मार्क्स का पेपर होता है। 11th का 80 मार्क्स का पेपर में 2 पार्ट है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा स्टैटिस्टिक्स। सेम 12th के 80 मार्क्स के पेपर में एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का और दूसरा है इंडियन इकोनॉमी 40 मार्क्स का। ठीक है, 11th और 12th के इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ कॉमन है, कॉमन तो इनफैक्ट नहीं है, मतलब 11th में बेसिक्स है, 12th में उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। ये कब है? माइक्रो और मैक्रो के केस में। जब तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे और 12th में जाकर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो माइक्रो का बहुत सारा कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज होगा। ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा इंडियन में या मैक्रो में यूज नहीं होगा। तो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे 11th में ही, हमारा उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पढ़ेंगे उसको इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि 12th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है
वो हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, 12th में जाकर इंडियन इकोनॉमी तो इजी लगता है सबको, मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। इंडियन में क्या थ्योरेटिकल होता है, ठीक है, मैक्रो थोड़ा प्रैक्टिकल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट लगता है और बोलते हैं 12th में इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट है। रीजन क्या होता है, 11th में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता। अगर माइक्रो का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जैसे बेसिक सा बात है, अकाउंट्स में अगर तुमको जर्नल क्या है, कैश आया तो क्या एंट्री मानना है, कैश गया तो क्या एंट्री मानना, अगर यही नहीं पता होगा तो बैलेंस शीट बनाने में प्रॉब्लम होगा, आगे जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में प्रॉब्लम होगा। सेम वही है, अगर माइक्रो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो मैक्रो में जाकर आगे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम जो यहाँ पर कोशिश करते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड थोड़ा कम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, 11th में, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करते हैं इन केस ऑफ 11th। 12th में हम लोग फोकस करते हैं एग्जाम की तरफ, किस तरीके से मार्क्स ज्यादा अच्छे तरीके से हम स्कोर कर पाए। ठीक है, देखो अब बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लियो, क्या पढ़े हो माइक्रो के बारे में, क्या समझे हो, इकोनॉमिक्स क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स बताए होंगे, जिसमें जो एक्टिविटी से हम अर्निंग कर सके वो तो बिजनेस है। इकोनॉमिक्स क्या है, अच्छा अगर मैं अर्निंग नहीं कर रहा हूं मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है उसमें इन्वॉल्व, क्या पैसा कमाना जरूरी है इकोनॉमिक्स होने के लिए, जिससे हमको लाइवलीहुड आता है, हाँ ये भी एक पार्ट ऑफ डेफिनेशन है। ठीक है, स्कूल में बताए होंगे कुछ, नीड्स और डिजायर फुलफिल करते हैं। देखो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये तुम, ठीक है, मान लो इमेजिन करो कि ये तुम, ठीक है, अब तुम्हें पॉकेट मनी दिया गया है 1000 रुपीज। अब इस 1000 को खर्च करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्या क्या करोगे 1000 रुपीज का, बताओ तुम्हारे क्या क्या डिजायर्स है, क्या क्या नीड्स है, क्या क्या वांट्स है, बताओ। सबसे पहला हो सकता है कोई मोबाइल रिचार्ज कर ले, मान लो 300 रुपीज का रिचार्ज किया, ठीक है, मान लेते हैं तुम फूड में खर्चा कर दिए, बाहर खाने में रेस्टोरेंट में जाकर 400 रुपये, ठीक है, कोई होगा जो बुक्स खरीद लेगा बाई चांस, तो मान लो बुक्स कोई खरीद लिया और 200 रुपए का। मान लो किसी को कोई तकलीफ है, वो डॉक्टर के पास गया, मेडिसिन और डॉक्टर का खर्चा, डॉक्टर और मेडिकल, ये खर्चा हो गया मान लो 500 रुपये। किसी को मूवी जाना होगा, मान लो मूवी टिकट का प्राइस है 200 रुपये। किसी को शॉपिंग करना होगा, मान लो शॉपिंग करना है 400 का। क्या तुम ये सारा काम कर सकते हो 1000 रुपए में? ऑब्वियसली नॉट, सारा कर पाना पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है, हमारे पास जो पैसा है वो क्या है, लिमिटेड है, दिस इज लिमिटेड। 1000 रुपए हमारा पॉकेट मनी है और ये जो 1000 रुपए ये हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन हमको जो लाइफ में करना है वो बहुत अनलिमिटेड है, जैसे कि मोबाइल में रिचार्ज भी करना है, खाना भी खाना है, बुक्स भी खरीदना है, डॉक्टर के पास भी जाना है, मूवी भी, शॉपिंग भी, और अगर पैसा बच जाए तो और भी बहुत सारा एक्टिविटी अभी बचा हुआ है ना। तो क्या सारा काम कर पाना पॉसिबल है? ऑब्वियसली नॉट, नहीं है पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, इसमें से सिलेक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। अब कौन कौन सा काम को सिलेक्ट करेगा? हो सकता है किसी के लिए डॉक्टर को दिखाना ज्यादा जरूरी है तो वो पहले डॉक्टर को दिखाएगा, 500 रुपए खर्च हो गया। उसके बाद मान लो उसके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट था मोबाइल रिचार्ज करवाना, तो मोबाइल रिचार्ज करवा लेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट था उसके लिए बुक्स खरीदना, तो वो बुक्स खरीद लेगा। हो गया उसका 1000 रुपए खर्च, ठीक है। हो सकता है किसी के लिए डॉक्टर के पास जाना इंपॉर्टेंट नहीं था, मान लो कोई और इंसान जिसको पहले शॉपिंग करना था वो शॉपिंग करेगा। उसके बाद बुक्स खरीदना उसके लिए था, बुक्स खरीद लिया। मूवी जाना था, मूवी चला गया। इस तरीके से वो अपना पैसा 1000 रुपए को खर्च करेगा, है ना। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो हर इंसान के लिए अलग अलग प्रायोरिटीज है, हर इंसान के पास अलग अलग प्रायोरिटीज है, लेकिन सबके पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। मेरे पास हो सकता है पॉकेट मनी 1000 है, तुम्हारे पास हो सकता है पॉकेट मनी 2000 है, किसी के पास हो सकता है पॉकेट मनी 200 है, किसी के पास हो सकता है 500 है। तो हर इंसान के पास रिसोर्सेज जो है, मतलब मनी जो है, इस एग्जाम्पल में वो क्या है, लिमिटेड है।
लेकिन जो हमारा वांट्स है वो क्या है, ये है अनलिमिटेड। ये जो वांट्स है ये क्या है, अनलिमिटेड। अब हमको डिसीजन लेना है कि हम किस तरीके से लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हमारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। पैसा जो है पॉकेट में लिमिटेड है। वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, मतलब हमें बहुत कुछ करना है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके से जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, मतलब जो लिमिटेड मनी है, उसको यूज करके हमारे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। इतना तो क्लियर है कि सारा वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकता, कुछ ही वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। ठीक है, अब कौन सा वांट्स को पहले सेटिस्फाई करेंगे, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना, उस तरीके से सेटिस्फाई करना कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो काम पहले हो जाए। हर इंसान का प्रायोरिटी अलग अलग है, तो सब कोई अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का बेसिकली हम अगर नॉर्मल डेफिनेशन का बात करें तो क्या होगा, व्हेन अ पर्सन यूजेस हिज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई हिज अनलिमिटेड वांट्स, उसको क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक्स। ठीक है, समझ में आ गया इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमिक्स के बारे में पता चला। हर इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होता है और हर इंसान का वांट्स जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। अच्छा, अंबानी इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, क्या उसके पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड है? नहीं, अंबानी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है। क्या अनलिमिटेड पैसा अंबानी के पास? जैसे हमारा ड्रीम है हमको एक कार खरीदना है, घर खरीदना है, अंबानी का ड्रीम है उसको कंट्री खरीदना है, तो क्या उसके पास उतना पैसा है? नहीं है, उसके पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड है। हमको जो काम करना है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, वैसे ही अंबानी को जो काम करना है उसके लिए उसके पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड है। अगर उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस होता तो वो इंडिया को खरीद चुका होता, रेलवे खरीद लेता, सारा जमीन खरीद लेता, पूरे कंट्री को खरीद लिया होता, और एक कंट्री खरीदने के बाद चला जाता दूसरे कंट्री खरीदने के लिए। लेकिन उसके पास भी रिसोर्सेस लिमिटेड है, इसीलिए वो लिमिटेड काम ही कर सकता है। तो दुनिया में हर एक इंसान के पास, चाहे वो रिचेस्ट पर्सन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हम हैं या कोई भी हो, हर इंसान के पास रिसोर्सेज जो होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, और हर इंसान का वांट्स जो होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। हमारा खुद का देख लो, तुम घर में बोलोगे 10th पास हो जाऊंगा तो मुझे स्कूटी दिला देना, दिला, मान लो 10th पास हो गए, तुम स्कूटी दिला दिए, तुम फिर स्कूटी दिला देंगे तो क्या शांत बैठ जाओगे तुम? उसके बाद लैपटॉप मांगोगे, लैपटॉप मिल गया तो मोबाइल मांगोगे, मोबाइल मिल गया तो फिर कुछ और मांगोगे, फिर वो मिल गया तो कुछ और मांगोगे। तो ये चलता रहेगा हमेशा। क्या ये कभी एंड होता है लाइफ में? अभी भी कोई ना कोई डिमांड तुम्हारा घर वालों से पेंडिंग होगा, श्योर है। कुछ ना कुछ तुम बोले होगे और वो कुछ हाँ देंगे, लाएंगे, करेंगे, ऐसा करके कुछ ना कुछ चल रहा होगा, और वो डिमांड फुलफिल होने के बाद फिर एक नया डिमांड आ जाएगा तुम्हारा। मान लो तुम बोले होगे मुझे स्कूटी चाहिए, स्कूटी दिला दिए घर वाले, तो अब फिर एक नया डिमांड तुम्हारा, थोड़ी दिन शांत रहोगे तुम, फिर एक अचानक से बोलोगे कि मुझे पेट्रोल, तो ठीक है वो भराते रहोगे, मान लो तुम 1-2 साल के बाद बोलोगे कि मुझे कार चाहिए, फिर वो घर वाले उसको फिर 1-2 साल में तुमको दिलाएंगे धीरे धीरे करके। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हर इंसान का प्रॉब्लम है दुनिया में, क्योंकि ये बेसिकली ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर ही होता है कि उसका वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होता है और उसके पास रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होता है। तो इसी के मैनेजमेंट के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। क्लियर है बात, इकोनॉमिक्स क्या होता है? अब इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी क्या होता है? हम बात सुनते हैं, बात इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, चाइनीज इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रहा है। ये इकोनॉमी क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमको इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आ गया। इकोनॉमी क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमी? व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हमको हमारा वांट्स सेटिस्फाई करने का सारा मीन्स मिल रहा है, जहां पर लोगों को इनकम जनरेट करने का मीन्स है। बेसिकली इंडिया जैसे है, इंडिया में लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर, एक ऐसा प्लेस जहां पर प्रोडक्शन भी हो रहा है,
कंजम्पशन भी हो रहा है, सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, वो पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इंडिया के अंदर में प्रोडक्शन भी हो रहा है, कंजम्पशन भी हो रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर में। सबसे पहला है प्रोडक्शन, सबसे पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन, बता बता लिख रहा हूं। सबसे पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट, या फिर हम उसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, इसका एक और नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी इकोनॉमी के अंदर में होना जरूरी है। जब तक ये तीनों चीज नहीं होगा तब तक कोई भी इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर पाएगा। एग्जांपल लेते हैं, चलो मान लेते हैं किसी इकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या जॉब मिलेगा लोगों को? क्या लोगों को जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर लोगों को जॉब नहीं मिलेगा तो क्या उनको सैलरी मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर लोगों के पास सैलरी नहीं होगा, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा, तो क्या वो लोग कंजम्पशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, देखो जब भी प्रोडक्शन होता है उससे क्या होता है, तुम्हें किसी भी फैक्ट्री को इमेजिन करो, जब भी प्रोडक्शन होता है तो वहां पर इनकम का जनरेशन होता है। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिलेगा। किसी का जमीन भाड़ा में लगा होगा तो उसको रेंट मिल जाएगा। बैंक से इंटरेस्ट, मतलब बैंक से कैपिटल लाए होंगे या किसी से लोन लाए होंगे तो उस इंसान को उसका इंटरेस्ट मिलेगा। जो ओनर होगा वो घर क्या लेकर जाएगा? प्रॉफिट लेकर जाएगा। तो हर इंसान को पैसा मिलता है। जब भी प्रोडक्शन होता है किसी भी फैक्ट्री में तो वहां से इनकम का जनरेशन होता है। बहुत सारे लोग वहां पर एम्प्लॉयड होते हैं और उनको उनका सैलरी मिलता है। मान लेते हैं अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद हो गया तो उनको उनका सैलरी मिलना बंद हो जाएगा। तो जब हम सबको सैलरी ही नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग कंजम्पशन करेंगे? नहीं करेंगे, ऑब्वियस सा बात है। क्या हम हमारे बच्चों का स्कूल फीस पेमेंट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या हम कोई प्रोडक्ट खरीद पाएंगे मार्केट से? नहीं कर पाएंगे। तो सोचो सिंपली, अगर मुझे सैलरी मिलता है और मैं उस सैलरी से स्कूल फी पेमेंट करता हूं, ठीक है, मुझे सैलरी नहीं मिला तो मैं स्कूल फी भी पे नहीं किया, ऑब्वियसली मेरे पास पैसा नहीं होगा स्कूल फी पे करने के लिए। अगर मैं स्कूल फी पे नहीं किया तो स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं क्या उनको सैलरी मिल पाएगा? ऑब्वियसली नहीं मिल पाएगा, उनको भी सैलरी नहीं मिला। और अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या वो लोग जो कंजम्पशन करने वाले थे, उनको जब सैलरी मिलता, वो मान लो किसी किराने शॉप से सामान खरीदने वाले थे, क्या वो खरीद पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो क्या वो किराना दुकान वाले को प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो इकोनॉमी में चेन इफेक्ट चलता रहता है, ठीक है। मतलब मेरा एक्सपेंडिचर किसी का इनकम है, किसी का एक्सपेंडिचर किसी और का इनकम है। ऑब्वियसली अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूं तो मेरे लिए खर्चा है, मैं जिस दुकान से खरीदा उस दुकान वाले के लिए वो इनकम है। तो अगर मैं खर्चा ही नहीं करूंगा तो सामने वाले का इनकम नहीं होगा, सामने वाले का इनकम नहीं होगा तो वो भी खर्चा नहीं करेगा, तो इकोनॉमी वहां पर पूरा बंद हो जाएगा। तो जब भी प्रोडक्शन नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसका इंपैक्ट कहां पर आएगा? कंजम्पशन में। और कंजम्पशन भी इकोनॉमी के अंदर में, अगर प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, कंजम्पशन भी नहीं हो रहा है, क्या कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, तो इन्वेस्टमेंट भी बंद हो जाएगा। मान लेते हैं प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन कंजम्पशन नहीं हो रहा है, अब क्या होगा? फैक्ट्री चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, उनको उनका सैलरी मिल रहा है, लेकिन लोग उस सैलरी से सामान नहीं खरीद रहे, घर में रखे हैं पैसा, कोई सामान खरीद ही नहीं रहा है, कंजम्पशन नहीं हो रहा है, अब क्या होगा? ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। सोच कर देखो, मान लो मैं अपना सैलरी से बिस्किट खरीदने वाला था, ठीक है, बिस्किट नहीं खरीदा, कोई बिस्किट नहीं खरीदा, दुकान वाले का बिस्किट नहीं बिका, क्या दुकान वाला फैक्ट्री से बिस्किट खरीदेगा? नहीं। क्या फैक्ट्री वाला का अगर बिस्किट बिकेगा ही नहीं तो वो अगली बार बिस्किट बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट कहां पर आएगा? प्रोडक्शन फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। और जब प्रोडक्शन कंजम्पशन बंद हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसीलिए किसी भी इकोनॉमी में ये तीन चीजों का चलते रहना बहुत जरूरी है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट हम किसको बोलते हैं? जब हम
ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को इन्वेस्ट करते हैं कोई एसेट को क्रिएट करने के लिए। मान लो मैं कोई फैक्ट्री ओनर हूं, ठीक है, मैं एक फैक्ट्री चलाता हूं, मेरे प्रोडक्ट का अच्छा खासा डिमांड आ रहा है मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट अच्छा खासा बिक रहा है और मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। अब मैं क्या सोचूंगा, एक और फैक्ट्री बैठा लूं या कोई नया फैक्ट्री बैठा लूं, किसी और लोकेशन में अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर लूं। तो ये होते रहना जरूरी है। अगर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट का मतलब नए नए प्लांट एंड मशीनरी, नया नया इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा इकोनॉमी में, तो हमारा ओवरऑल इकोनॉमी क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आकर रुक जाएगा। कोविड के टाइम पर क्या हुआ था, कोविड के टाइम पर क्या हुआ था, कोविड के टाइम में तुम कौन से क्लास में थे, 8 में होगे, 8 में होगे, तो बताओ कोविड में क्या हुआ था। अचानक से जिस दिन लॉकडाउन लगा उस दिन प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड कंजम्पशन एक्टिविटी दोनों रुक गया, ठीक है। कंजम्पशन कैसे रुका, मुझे बिस्किट खरीदना था, दुकान ही बंद है, मैं खरीद नहीं पा रहा हूं, तो सभी का कंजम्पशन बंद हो गया, बहुत ही मिनिमम लेवल में आ गया। हम बेसिक चीजें कंज्यूम करना शुरू कर दिए थे क्योंकि मैक्सिमम चीज तो मिल ही नहीं रहा था, और प्रोडक्शन एक्टिविटी भी बंद हो गया था, सारे फैक्ट्री बंद हो गए थे, सारे वर्कर अपने अपने घर चले गए थे, तो सारा प्रोडक्शन एक्टिविटी भी बंद हो गया था और कंजम्पशन एक्टिविटी भी बंद हो गया था। इसीलिए इकोनॉमी इतना ज्यादा डाउनफॉल में आ गया था कोविड के टाइम। जब कोविड खत्म हुआ, अगेन क्या शुरू हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू हुआ, धीरे धीरे लेबर फैक्ट्रीज में जाना शुरू किए, प्रोडक्शन करना शुरू किए। जब धीरे धीरे प्रोडक्शन होना शुरू हुआ, दुकान खुल गई सारी, धीरे धीरे दुकान में प्रोडक्ट बिकना शुरू हुआ, लेबर लोगों को सैलरी मिलना शुरू हुआ, तो वो लोग उस सैलरी को खर्चा करना शुरू किए, तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्टिविटी धीरे धीरे दोनों इंक्रीज होना शुरू हो गया और इकोनॉमी अगेन बैक टू अपना पहले जो लेवल था वो लेवल में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी इकोनॉमी 3 चीजों पर ही डिपेंडेंट है मेनली, प्रोडक्शन एक्टिविटी, कंजम्पशन एक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये तीनों इकोनॉमी में होना बहुत जरूरी है। जब तक ये 3 चीज नहीं होगा तब तक कोई भी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर। क्लियर है बात यहां तक। आते हैं चैप्टर नंबर 1 में। अब देखो हम लोगों का जो पढ़ने का सिस्टम होगा उसमें हम क्या करेंगे, तुमको बुक्स दिया जाएगा, ठीक है, बुक्स दिया जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अलग और स्टैटिस्टिक्स का अलग, ठीक है, 2 बुक्स तुमको दिया जाएगा। मतलब कोई बुक्स तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। प्लस इस बार पास्ट ईयर का क्वेश्चंस का हम लोग अलग से बना लिए हैं, पिछले साल नहीं था वो अवेलेबल, इस साल हम लोग 11th के लिए भी एंड 12th के लिए भी बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना दिए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुम लोगों को मिलेगा। तो ये 2 चीज हम लोग देंगे तुमको, ठीक है, बुक्स देंगे जिसमें पूरा नोट्स होगा, सब कुछ होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगा। एक कॉपी तुम लोगों को बनाना है जिसमें हम माइक्रो भी पढ़ेंगे और स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। एक ही कॉपी में पूरा साल में आराम से हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर कॉपी का यूज होता है स्टैटिस्टिक्स में, माइक्रो में उतना ज्यादा यूज होता नहीं है कॉपी, ठीक है। अब हर चैप्टर जब भी हमारा कंप्लीट होता है तो हमारा होता है टेस्ट, हर एक चैप्टर के बाद, ठीक है। टेस्ट में अपीयर होना जरूरी होता है, ठीक है, टेस्ट अपीयर करना है हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। चैप्टर कंप्लीट होता है, हम रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद उसका टेस्ट होता है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो नोट्स है, ये जो नोट्स जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, ये तुम्हें बुक के फॉर्म पर मिलेगा, ठीक है। इसमें सारा नोट्स है जितना तुम्हारे लिए जरूरत है, जो लेटेस्ट अभी के चेंजेस के बाद जो लेटेस्ट है वो नोट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। ये तुम लोगों को प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। आते हैं 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमी। 3 सबसे इंपॉर्टेंट, वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस इकोनॉमी का, एक है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन और तीसरा है इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब किसी भी इकोनॉमी में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होता है, या इकोनॉमी में 3 छोटे छोटे हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं। एक तो है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, स्कैरसिटी मतलब शॉर्टेज, लिमिटेड, जो चीज हमारे पास लिमिटेड है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी बोलते हैं, ठीक है। या जो चीज का शॉर्टेज है, क्या चीज का शॉर्टेज है हमारे पास, किस चीज का शॉर्टेज है। स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिए थे उसमें मनी का शॉर्टेज था, पॉकेट मनी लिमिटेड था हमारे पास,
मनी क्या है हमारे लिए? रिसोर्सेस है, ठीक है, मनी इज अ रिसोर्स। तो रिसोर्सेस का हमारे पास हमेशा क्या रहता है? शॉर्टेज रहता है, स्कैर्सिटी ऑफ। ह्यूमन का वांट्स क्या होता है? अनलिमिटेड होता है, अभी पढ़े थे हम लोग। तो सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है अनलिमिटेड ह्यूमन। ये दो प्रॉब्लम है, इसी वजह से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट हमको पढ़ना पड़ रहा है। अगर ये दोनों प्रॉब्लम में से कोई एक भी नहीं होता तो हमको इकोनॉमिक्स कभी जीवन में पढ़ना ही नहीं पड़ता। एक ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, दो प्रॉब्लम, इसी वजह से पूरा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बनाया गया है। क्या है इसमें प्रॉब्लम? मान लेते हैं अगर रिसोर्स लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता, तो फिर क्या दिक्कत था? सब कुछ खरीद लेते, बात ही खत्म। क्यों पढ़ना इकोनॉमिक्स की क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए? सब कुछ खरीद लो, क्योंकि रिसोर्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो ये प्रॉब्लम है, ये तो है नहीं हमारे पास रिसोर्स। रिसोर्स क्या है हमारे पास? लिमिटेड। या फिर अगर ह्यूमन वांट्स जो अनलिमिटेड है, अगर ये लिमिटेड होता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता। फिर तो जितना पैसा है, लिमिटेड वांट्स है, सेटिस्फाई कर लो, बात खत्म। क्यों पढ़ना इकोनॉमिक्स, है ना? तो दो मेन प्रॉब्लम है। सबसे पहला, रिसोर्सेज जो है या जो मनी है वो हमारे पास क्या है? लिमिटेड है, ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम है जो हमारा वांट्स है वो क्या है? अनलिमिटेड है। ये दोनों प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना। अदरवाइज इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट कभी होता ही नहीं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बना है, रीजन रिसोर्सेस लिमिटेड है, एंड दूसरा ह्यूमन का वांट्स जो है वो अनलिमिटेड। क्लियर है? तो अब लिमिटेड चीज से अनलिमिटेड चीज को सेटिस्फाई करना है, क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो हम पूरा तो कर ही नहीं सकते, हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है, पूरा सेटिस्फाई करना है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को लगाना पड़ेगा कि हम कौन से वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, कौन सा वांट्स को सेटिस्फाई करने से हमको ज्यादा मजा आएगा, कौन से वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो चल जाएगा। तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, ठीक है। एक तीसरा प्रॉब्लम भी है, ऑल्टरनेट यूज। हर एक रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज होता है। जैसे तुम्हारे पास पैसा था, मनी तुम्हारे लिए रिसोर्सेस था। अब मनी का बहुत सारा यूजेस है। अगर तुम मूवी नहीं गए तो वो पैसे से तुम बुक्स खरीद लोगे, बुक्स नहीं खरीदे तो वो पैसे से तुम गिफ्ट दे दोगे, गिफ्ट नहीं दिए तो उस पैसे से तुम खाना खा लोगे, अगर खाना नहीं खाए तो उस पैसे से तुम कुछ और कर लोगे। तो हर एक रिसोर्सेस का बहुत सारा यूजेस है। अगर कोई ऐसा रिसोर्स होता जिसका एक ही यूज होता और कोई यूज नहीं है, मान लो तुम्हारे पास पेट्रोल है, तुम्हारे पास फोर व्हीलर है नहीं, टू व्हीलर ही है पेट्रोल बस, तो तुम्हारे पास पेट्रोल का और कोई यूज है क्या? तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा इस पेट्रोल का क्या करूं मैं? नहीं लगाना पड़ेगा, चुपचाप गाड़ी में डालोगे और चलाओगे, बात खत्म। तो जब भी किसी चीज का ऑल्टरनेट यूज होता है, बहुत सारा यूज होता है, तब हमको वहां पर प्लानिंग करना पड़ता है कि हम इसको कहाँ यूज करें, कहाँ यूज ना करें। अभी कहाँ यूज करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, कहाँ यूज नहीं करेंगे तो चल जाएगा काम। तो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है वो है ऑल्टरनेट। हर एक रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज है। तो पहला प्रॉब्लम, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो गया? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस या लिमिटेड रिसोर्सेस भी बोल सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और तीसरा प्रॉब्लम ऑल्टरनेट यूजेस। रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज है, अगर ऑल्टरनेट यूज नहीं होता तब तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं था। जब तक ऑल्टरनेट यूज है तब तक हमें सोचना पड़ेगा कि हम रिसोर्स को कहां लगाएं और कहां ना लगाएं, ठीक है। तो ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करना, ठीक है। क्लियर है यहां तक बात? तो अभी तक हम क्या क्या पढ़े? सबसे पहला इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या होता है इकोनॉमिक्स? जब हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े? इकोनॉमी क्या होता है? चलो इकोनॉमी, चलो हम डिटेल में पढ़ेंगे और आगे, क्योंकि इकोनॉमी के ऊपर बहुत सारा चीज पढ़ना है हमको। तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में पढ़े, क्या क्या? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन बोलो या फिर इन्वेस्टमेंट बोलो, बात बराबर है। तीनों इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तीन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़े, क्या क्या तीन प्रॉब्लम? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अल्टरनेट यूजेस। रिसोर्सेस का अल्टरनेट यूज है, तीन प्रॉब्लम। तो अभी तक हम तीन छोटा छोटा टॉपिक पढ़े, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स को भूल जाते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम्हें एक बिजनेस खोलना है, तुम्हें एक बिजनेस करने के लिए बोला जाए,
तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में क्या है? मान लो तुम्हारे घर वाले तुम्हें बहुत सारा पैसा दे दिए, ठीक है, पैसे का कोई कमी नहीं है, बहुत सारा पैसा दे दिए और बोले जा बिजनेस कर। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में क्या आएगा? कौन सा बिजनेस करूं? मतलब सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आएगा वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या चीज बनाऊं? मोबाइल फोन बनाऊं, कंप्यूटर बनाऊं, बुक्स बनाऊं, फर्नीचर बनाऊं, एसी बनाऊं, फ्रिज बनाऊं, टीवी बनाऊं, क्या चीज मैन्युफैक्चर करूं? सबसे पहला प्रॉब्लम, किस चीज का फैक्ट्री लगाना है, किस चीज का बिजनेस करना है? तो सबसे पहला जो माइंड में क्वेश्चन आएगा वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब मान लेते हैं हम डिसाइड कर लिए कि हम एसी का फैक्ट्री लगाएंगे, गर्मी आ रहा है, हम एसी बनाएंगे, एसी बेचेंगे। सेकंड क्वेश्चन माइंड में क्या आएगा? डायरेक्टली डायरेक्टली ये क्वेश्चन आएगा माइंड में, कहां पर करना चाहिए? उससे पहले भी कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ दिमाग में लाना पड़ेगा। अकेले करना है, बहुत पैसा है, पैसे का कमी नहीं है। पार्टनरशिप क्यों किया जाता है? पैसे का शॉर्टेज होने से। पहले ही मैं बोला घर वाले बहुत सारा पैसा दे दिए, पैसे का कोई कमी। हाँ चलो पार्टनरशिप करना है वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बना ही नहीं है प्रोडक्ट अभी तक। सेकंड डिसीजन जो होगा कितना प्रोड्यूस करें, क्वांटिटी। घर में बना सकते हैं, 2-2 साल में 2 एसी बनाएंगे बेचेंगे। छोटा सा फैक्ट्री लगा सकते हैं, 5-10-15 एसी बनाएंगे, या एक बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाएंगे जहां पर फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट होगा और लाखों वर्कर्स काम करेंगे और कंटिन्यूअसली एसी का प्रोडक्शन होगा। तो बहुत सारा ऑप्शन है हमारे पास। तो जो सेकंड मोस्ट डिसीजन, जो कि पहले डिसीजन के साथ ही हमको लेना पड़ता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। पहला डिसीजन होगा क्या बनाएंगे और कितने क्वांटिटी में बनाएंगे। अगर छोटा सा क्वांटिटी बनाना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घर में ही छोटा सा जगह ले लो और बना लो। मान लो आइसक्रीम बनाना है, ठीक है, आइसक्रीम फैक्ट्री लगाने का सोचे तुम, आइसक्रीम बनाकर बेचना है। अब कितना क्वांटिटी बनाना है? 10-5 पीस बनाना है तो घर के फ्रिज में ही लगा लो, हो गया बात खत्म। अगर मिड साइज का प्लांट बैठाना है, छोटा मोटा मतलब आसपास के मार्केट में बेचना है, तो 10-20 तो डीप फ्रीजर खरीद लाओ, एक छोटा सा एरिया रेंट में ले लो और बना लो। या फिर अगर एक पूरा इंटरनेशनल ब्रांड बनाना है, बहुत बड़ा कंपनी करना है, तो फिर उस हिसाब से बड़ा प्लांट बैठाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू। अब मान लो डिसीजन हो गया क्या प्रोड्यूस करेंगे और कितना प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगा? कहां पर करेंगे, पहले कैसे प्रोड्यूस करेंगे वो तो समझना पड़ेगा। रॉ मटेरियल तो आ जाएगा, देखो आइसक्रीम बनाना है, मान लो आइसक्रीम का हम एग्जांपल लेते हैं, आइसक्रीम का हमको सच में आइसक्रीम फैक्ट्री लगाना है अभी, ठीक है। तो पहला डिसीजन हो गया व्हाट टू प्रोड्यूस, आइसक्रीम बनाएंगे। हाउ मच टू प्रोड्यूस, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना है, ठीक है। हम छोटा मोटा बिजनेस करेंगे नहीं, बड़ा बिजनेस करना है हमको, तो लार्ज क्वांटिटी में करना है, ठीक है। अब जब इतना डिसाइड हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कैसे बनाएं, कैसे मैन्युफैक्चर करें। लेबर लगा लें जो लेबर बैठकर आइसक्रीम जमाएंगे, या फिर एक फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट बैठा लें। दो ऑप्शन होता है, कोई भी चीज को बनाने का दो ऑप्शन होता है, एक तो लेबर इंटेंसिव, दूसरा कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का मतलब जहां पर मशीन में हम इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, मैनुअली काम होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं होगा, मैनुअली काम करेंगे, ये है लेबर इंटेंसिव। और कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? जहां पर लेबर्स कम होंगे और मशीन ज्यादातर काम करेगा। हम लेबर के जगह में रोबोट लगा देंगे, मशीन के जगह में मतलब छोटा मोटा मशीन के जगह में ऑटोमेटिक प्लांट लगा देंगे, रॉ मटेरियल डालेंगे, डायरेक्टली फिनिश गुड्स निकलेगा। तो हम कुछ इस प्रकार का प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में दो प्रकार का डिसीजन लेना पड़ता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा हमारे पास, या तो लेबर या तो कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब हो गया हम ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह खरीदेंगे, ठीक है, जिसमें लेबर का काम कम होगा और मशीन का काम ज्यादा होगा। और लेबर इंटेंसिव का मतलब हम मशीन में ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, बहुत सारे लेबर को हायर करेंगे और वो लोग मैनुअली हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है। अब तुम बताओ, जब ये डिसीजन तुम लोगे तो तुमको दिमाग में क्या सोचना पड़ेगा, क्या सोचकर तुम डिसाइड करोगे कि मुझे लेबर इंटेंसिव में जाना है या कैपिटल इंटेंसिव में?
प्रोडक्शन का क्वांटिटी, पहली बात तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है तो हम मोस्टली प्रिफर करेंगे कि हम कैपिटल इंटेंसिव में चले जाएं। और क्या, कस्टमर को क्या मतलब लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव से? तुम बताओ मुझे, ये मोबाइल फोन लेबर इंटेंसिव से बना है कैपिटल से बना है? ये जो पेन है लेबर से बना है कैपिटल से बना? मुझे क्या मतलब, मुझे मतलब है मेरे को अच्छे क्वालिटी का पेन मिला या नहीं मिला। अगर क्वालिटी अच्छा है तो मैं इसको यूज करूंगा, क्वालिटी अच्छा नहीं है तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। आइसक्रीम अगर क्वालिटी अच्छा बनाओगे, कस्टमर को पसंद आएगा तो वो खाएगा, नहीं पसंद आएगा तो नहीं खाएगा। लेबर को हमारे कस्टमर को तो मतलब ही नहीं है कि लेबर इंटेंसिव से बना है कि कैपिटल। तुम कभी कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो तो चेक करते हो लेबर इंटेंसिव से बना है या कैपिटल से बना है? नहीं करते, कोई भी चेक नहीं करता ये चीज। तो हमारे कस्टमर को कोई मतलब नहीं है कि तुम लेबर इंटेंसिव लगा रहे हो या कैपिटल इंटेंसिव लगा रहे हो। तुमको देखना है हाँ प्रॉफिट किस में ज्यादा है वो देख सकते हैं, कितना टाइम हमारे पास है प्रोडक्शन करने के लिए, है ना। और मार्केट नीड तो वही हो गया, मतलब तुम कैपिटल लगाओ लेबर बनाओ, मार्केट में 100 यूनिट का डिमांड है तो तुमको 100 यूनिट देना है। अब तुम लेबर इंटेंसिव से दो कैपिटल से दो, उससे क्या लेना देना। तुम्हारे पास कितना कैपिटल अवेलेबल है ये चेक करना पड़ेगा। क्या तुम सारा मशीन अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते, पहला बात। दूसरा बात, तुम जो चीज बनाना चाहते हो क्या उसका मशीन अवेलेबल है मार्केट में या नहीं है? हो सकता है कि उसका मशीन ही अवेलेबल ना हो। तीसरा चीज, तुम फैक्ट्री कहां पर लगाना चाहते हो। मान लो तुम कोई गांव में लगाना चाहते हो, गांव देहात में लगाना चाहते हो, तो वहां पर लेबर सस्ते दामों में मिल जाएंगे, गांव में मशीन नहीं मिलेगा, वहां पर लेबर मिल जाएंगे। तो तुम क्या सोचोगे, वहां पर हम लेबर इंटेंसिव लगाते हैं। वही चीज अगर कोई सिटी में लगाना है, मान लो दिल्ली में कोई प्राइम लोकेशन में तुमको फैक्ट्री लगाना है या कोलकाता के किसी प्राइम लोकेशन में फैक्ट्री लगाना है, अब क्या सोचना पड़ेगा, क्या सिटीज में तुमको लेबर मिलेंगे कम दाम में? मिलेंगे तो बहुत हाई प्राइस में मिलेंगे, तो वहां पर हम लेबर इंटेंसिव नहीं लगा सकते, वहां पर हम क्या लगाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे। ठीक है, तो हमको बहुत सारी चीजों के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा, उससे पता चलेगा कि लेबर इंटेंसिव करना है या कैपिटल। बेसिकली उसमें से क्या क्या है, कितना कैपिटल अवेलेबल है, तुम जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो क्या उसका कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। अगर मुझे आइसक्रीम बनाना है और मैं सोच रहा हूं कि मैं फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाऊंगा, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट, हर कोई मैनुअली ही कर रहा है, मशीन ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं कहां से लगा लूंगा। ठीक है, तो चेक करना पड़ेगा जो तुमको टेक्नोलॉजी चाहिए वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। तीसरा, कहां पर तुम लगाना चाहते हो। लेबर इंटेंसिव के लिए हम जनरली रूरल एरियाज में लेबर इंटेंसिव लगाते हैं और अर्बन एरियाज में हम लोग कैपिटल इंटेंसिव लगाते हैं। लेबर का क्या प्राइस चल रहा है, अगर लेबर प्राइस बहुत हाई है, दिन का 1000 रुपए ले रहे हैं वो लोग, 2000 रुपए ले रहे हैं, और हम उससे चेक किए कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, जैसे वो बोली प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना पड़ेगा कि लेबर इंटेंसिव में हमको क्या कॉस्ट पड़ रहा है, कितना प्रॉफिट कमाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव में क्या कॉस्ट पड़ रहा है और कितना रुपए कमाएंगे। जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होगा हम लोग वो वाले मेथड में चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव लगाओगे या कैपिटल इंटेंसिव। मान लेते हैं हम डिसीजन ले लिए कि हम कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे। ठीक है, मतलब अभी तक हम 3 डिसीजन लिए हैं, आइसक्रीम बनाएंगे पहली बात, लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे और कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, बोल कब से शुरू करेंगे। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। और लोकेशन तो इससे पता चल गया होगा, लेबर लगा रहे हो कैपिटल लगा रहे हो, उसी में ही तुम्हारा लोकेशन भी फाइनल हो गया है ऑलमोस्ट। और मार्केट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और कैसे बेचेंगे, पहले बना लेते हैं फिर बेचेंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट जो होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, देखो ध्यान से, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब आइसक्रीम बहुत वैरायटी का आता है, 1 रुपए वाला आइसक्रीम भी आता है, 20 रुपए वाला आइसक्रीम भी आता है और 200 रुपए वाला आइसक्रीम भी आता है। क्या 200 रुपए वाला आइसक्रीम खाने वाला इंसान 1 रुपए का आइसक्रीम खाएगा? क्या 1 रुपए वाला खाने वाला इंसान 200 वाला आइसक्रीम खाएगा? नहीं, हर के कस्टमर अलग अलग हैं। ठीक है, मान लेते हैं 1 रुपए वाला आइसक्रीम बोलने से कौन सा, वो जो गर्मियों के दिन में गली गली में ठेले में आता है, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए में आइसक्रीम आता है, तो एक आइसक्रीम हो गया 1, 2 या फिर 5 रुपए वाला। दूसरा हो गया जो नॉर्मली शॉप्स में मिल जाता है,
30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए के रेंज में। और एक होता है जो बड़े मॉल्स और 5 स्टार होटल्स में मिलता है 400-500 रुपए में। हर के कस्टमर अलग अलग हैं। हम डिसीजन लिए आइसक्रीम बनाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव लगाएंगे, लार्ज क्वांटिटी में बनाएंगे। अब कौन सा आइसक्रीम बनाएं? ये बनाएं, ये बनाएं, ये बनाएं, कि तीनों बना दें? तीनों बनाने से अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन मेरे मन में भी आया, लेकिन हम स्टार्टिंग में क्या बात किए थे? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। हम सारा काम नहीं कर सकते, हमें कुछ ही काम करना पड़ेगा, तो हम तीनों तो नहीं बना सकते। अब हम कौन सा बनाएंगे? मान लेते हैं, चलो तुम्हारा बात मान लिए, सब बोल रहे हो मिडिल वाला, ठीक है। अब जब हम डिसाइड किए बीच वाला कैटेगरी बनाएंगे, मार्केट, ठीक है। देखो, जब हम डिसाइड किए मिडिल वाला कैटेगरी बनाएंगे, अब हम इसका मार्केटिंग कहां करेंगे? हम इसके लिए किस प्रकार का पैकेजिंग करेंगे? हम इस प्रोडक्ट को किस क्वांटिटी, किस साइज, किस कलर, क्या बनाएंगे? सब कुछ अलग अलग होगा। मान लो अगर मैं डिसीजन लेता कि 400-500 वाला आइसक्रीम बनाना है, तो मैं इसका मार्केटिंग कहां पर करता? मॉल्स में करता, बड़े बड़े मॉल्स में। मैं 5 स्टार होटल्स के साथ टाई अप करता, वहां पे जो कस्टमर रेस्टोरेंट में खाने आ रहे हैं उनको मेरा आइसक्रीम ऑफर किया जाता वहां पर। मैं बड़े बड़े मूवी हॉल्स में करता, मूवी हॉल में 300, 400, 500 का आइसक्रीम बिकेगा। मैं मॉल्स में करता, या फिर मैं कोई कॉर्पोरेट इवेंट्स में करता, बड़े बड़े कंपनीज को सप्लाई करता जो अपने एम्प्लॉइज लोगों को मेरा आइसक्रीम एज अ गिफ्ट देते या उनके अपने पार्टीज में देते। तो मेरा मार्केटिंग करने का या प्रोडक्ट बनाकर बेचने का तरीका अलग होता अगर मैं 400-500 के कैटेगरी में जाता। तो अगर मैं 1-2 रुपए वाले कैटेगरी में जाता, तो फिर मेरा मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता? ठेला ठेला में ठेले वाले को बुला लेता, बहुत सारे, सबको बहुत सारा क्वांटिटी आइसक्रीम दे देता, गली गली में जाओ और बेचो बोलता। वो लोग दिन भर गली गली में घूम घूम कर मेरा आइसक्रीम बेचते। बेस्ट मार्केटिंग है, ठीक है। क्योंकि जो 1-2 रुपए वाले, बेसिकली जो होता है 1-2 रुपए 3 रुपए वाला आइसक्रीम जो ज्यादातर कंज्यूम होता है, वो लोग टीवी नहीं देखते, उनके घर में जनरली टीवी भी नहीं होता है ना। तो हमको टीवी में मार्केटिंग ऐड करके कोई फायदा नहीं है, मोबाइल में ऐड रन करके कोई फायदा नहीं है। उनके लिए हम क्या करेंगे? गली गली में, झोपड़पट्टी एरिया में, घर घर में, गली गली में दिन भर आइसक्रीम वाले ठेला लेकर घूमेंगे और आइसक्रीम को बेचेंगे। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काम करेगा। अगर हम 30, 40, 50 वाला कर रहे हैं, तो अब हम मोबाइल में एड्स चलाएंगे, इंस्टाग्राम में एड चलाएंगे, अब हम टीवी में एड्स चलाएंगे, ठीक है। अब हम छोटे छोटे, जैसे धनु यात्रा हो रहा है, यहाँ पर लगाएंगे हमारा स्टॉल, ठीक है। इस तरीके छोटे छोटे इवेंट्स में जाकर स्टॉल लगाएंगे। तो मेरे मार्केटिंग करने का तरीका अब बदल जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का डिसीजन लेते हैं, तो सबसे पहला डिसीजन हो गया हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। कोई भी बिजनेस करोगे तो सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ हाउ मच टू प्रोड्यूस एक ही साथ ले लेते हैं हम। दूसरा डिसीजन हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव लगाना है, कैपिटल इंटेंसिव लगाना है। और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट बनाने से पहले अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करो कि किसको अपना प्रोडक्ट बेचोगे। अगर तुम 1 रुपए वाला आइसक्रीम बना रहे हो और तुम टारगेट कर रहे हो 5 स्टार होटल्स को, तो पॉसिबल नहीं है, तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं मार्केट में, है ना। अगर तुम 500 रुपए वाला आइसक्रीम बना रहे हो और ठेला वाला को दे रहे हो जा गली गली में बेच, तो वो आइसक्रीम कभी नहीं बिकेगा, ठीक है। तो तुम्हें आइसक्रीम बनाने से पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुम किसके लिए बनाना चाहते हो। आईफोन, कोई भी आईफोन 50, 60, 70 हजार से कम का होता ही नहीं है, क्योंकि वो जब आईफोन बनाया उसके पहले ही वो डिसीजन ले लिया था कि ये आईफोन किसके लिए है। ये उनके लिए है ही नहीं जो कीपैड वाला मोबाइल चलाते हैं, 2-3 हजार वाला मोबाइल चलाते हैं। ये उनके लिए है ही नहीं जो 10 से 15 हजार का घर घर में, जो घर वाले जो एजेड लोग चलाते हैं मोबाइल, जो 10, 15, 20 हजार का मोबाइल, उनके लिए वो मोबाइल बनाया ही नहीं कभी भी। उसका टारगेट कस्टमर कौन था? वो लोग जो 1 लाख रुपए का मोबाइल अफोर्ड कर सकते। वो डायरेक्टली प्रोडक्ट ही उनके लिए बनाया, और ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाया ही नहीं जो कि वो कस्टमर के लिए हो जो 1000 रुपए से 20-30 हजार रुपए तक का मोबाइल को खरीदना चाहता। उसका पहले से डिसाइडेड था कि वो कौन से कस्टमर को बेचना चाहता है। कस्टमर को पहले आइडेंटिफाई किया, उसके नीड्स, उसके वांट्स को आइडेंटिफाई किया, और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को डिजाइन किया, और डायरेक्टली उन्हीं को प्रोडक्ट को जाकर मार्केट में। क्लियर है बात? तो हमारा जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा फॉर होम टू प्रोड्यूस, इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा टारगेट कस्टमर, किसको हम प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है।
जिसको हम बेचना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को बनाएंगे, डिजाइन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट डिसीजंस होता है किसी भी बिजनेस को करने के लिए, या जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं। हर एक इकोनॉमी को ये तीन प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ता है। हम नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के डिटेल में आएंगे तो इसके अंदर दो चीज होता है, एक व्हाट पॉसिबल कॉमोडिटीज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंटेंसिव लगाना या कैपिटल इंटेंसिव लगाना है। और उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम किसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमारे टारगेट कस्टमर को हम आइडेंटिफाई करें। क्लियर है? ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसमें नाम लिख देना एक बार खाली अपना। ठीक है, चलो तो आज के लिए हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। ऑनलाइन वालों बाय बाय।